हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का सेट 2 करने वाले हैं। यानी सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसका सेट 1 हमने अपलोड कर दिया है। ये सेट 2 है। इसमें हम लोग जो है उससे थोड़े से बड़े वाले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं या हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो बुनकरों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो बुनकर थे उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी के शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था। यानी इस लाइन को समझिए, इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने, पहले क्या आता था, इंग्लैंड में भारत के बने कपड़े इंग्लैंड जाते थे। ठीक है, इससे भारत को क्या होती थी, आमदनी होती थी। यहाँ के व्यापारी को आमदनी होती थी, यहाँ के कारीगरों को आमदनी होती थी। इसके बाद हुआ क्या, 19वीं सदी में शुरुआती में भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया गया। ठीक है, इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। जब भारत का कपड़ा है ना, जो यहाँ के मजदूर थे, जो यहाँ के बुनकर थे, अगर वो कपड़ा नहीं बनाएंगे, इनका कोई कपड़ा नहीं लेगा, बनाया हुआ कपड़ा इनका कोई नहीं खरीदेगा, तो ये तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। फिर ये कपड़ा बनाएंगे क्यों। तो वही इस लाइन को लिखा जा रहा है कि इसी वजह से भारत के जो हजारों बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। और सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी और इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ था बंगाल के बुनकरों पर, क्योंकि बंगाल में ज़्यादातर बुनकर पाए जाते थे। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया था। तो ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनी क्या कर रहे थे, भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया था। इन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया गया था। यानी अब क्या होता था, पहले क्या होता था, ये जो एजेंट लोग हुआ करते थे अंग्रेज़ों के, तो ये क्या करते थे, बुनकरों लोगों को एडवांस में कुछ पैसे दिया करते थे और बदले में उनके माल को ख़रीदा करते थे। लेकिन जब इन लोगों ने कपड़े लेना बंद कर दिया तो फिर हुआ क्या, इन एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकर को पेशगी देना बंद कर दिया गया, है ना। अब उनको कोई भी रकम नहीं दिया जाता था। इससे क्या हुआ, बुनकरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, वुड्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह विशेषता कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसकी यह बनावट लोहे के गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण वुड्स स्टील को बेहतर माना जाता था। यानी वुड्स स्टील को बेहतर क्यों माना जाता था, इसका प्रमाण तब हुआ जब टीपू सुल्तान के तलवार पर रिसर्च हुआ। तो टीपू सुल्तान के तलवार में ये सब पाया गया कि वो जो है इतना कठोर है कि अगर कोई वार करे तो जो कवच होता है, दुश्मन से बचने के लिए जो कवच बनाया जाता है तलवार से बचने के लिए, वो उसको भी काट देगा आसानी से, है ना। तो वो ऐसा क्यों हो रहा था, कार्बन की अधिक मात्रा के वाली वुड्स नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी और इसीलिए जो है वुड्स स्टील जो है बेहतर माना जाने लगा। इस आंसर को आप उतार लेंगे और उसके बाद इसके प्रिपरेशन करेंगे। अगला सवाल है हमारा, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा था। तो औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों पर पड़ा था। औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। यानी जब औद्योगिक, सबसे पहले ये देखिए, औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है कि उसमें पूरा तरीके से बाढ़ आ जाना, है ना। तो औद्योगिक क्या होता है, उद्योग कहाँ से लगता है, जब कोई कंपनी आती है। कंपनी जब आती है तो अपने साथ मशीन लाती है, फैक्ट्रियाँ लाती है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति का घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। पहले क्या होता था कि घरेलू उद्योग धंधा ज़्यादा चलता था, है ना। अब क्या, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वो फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम होने लगा।
कारखानों में कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा। जाहिर सी बात है, जब औद्योगिक क्रांति आएगी, उद्योग में क्या होगा, मशीन आएंगे, तो अब ये हाथों के काम के बजाय मशीनों से काम लगेगा और छोटे कारीगरों के स्थान पर पूंजीपति श्रेणियों ने ले लिया। अब क्या हुआ, जो काम गरीब लोग किया करते थे, छोटे कारीगर किया करते थे, अब वो अमीर आदमी करने लगे। किस तरह, उसने मशीन खरीदा, मशीन खरीद से मशीन से काम करवा रहे थे, है ना। तो काम तो वो अमीर ही कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा कर रहा है, मशीन के द्वारा कर रहा है। ठीक है, बस यही एक अंतर यहाँ पे देखने को मिला। इस क्रांति से कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, यानी छोटे छोटे जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योगों का विनाश हो गया, जिससे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। और इस क्रांति से विभिन्न वर्गों के उदय से सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया, सामाजिक स्थिति पैदा हो गई। यानी कि अब समाज में लोग एक जैसा नहीं रहने लगे। जिनके पास मशीन था वो बड़े आदमी बन गए, जिनके पास मशीन नहीं था वो छोटे आदमी के और गरीब होते चले गए। पूंजीपति वर्ग आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावी हो गए। अब जिनके पास पैसा था तो वो तो अमीर थे ही, वो आर्थिक रूप से मजबूत थे, अब वो राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो गए, है ना। देखते होंगे पैसों वालों का पहचान जो किससे होता है, नेता लोगों से होता है ना। तो इसी प्रकार से वो राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावी हो गए। श्रमिक वर्ग अब कारखानों में काम करने लगे। जो श्रमिक वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग थे, अब क्या कर रहे थे, पहले वो घर में अपना प्रोडक्शन करते थे। फॉर एग्जांपल वो धागा से पहले कपड़ा बनाते थे घर में बैठ करके। अब क्या हुआ, जब मशीनें आ गई कारखानों में, तो वो क्या करेंगे, अब कारखानों में जाके काम करने लगेंगे ना, वो मशीनों में काम करने लगेंगे। उसे कम वेतन पर प्रायः 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। अब क्या हुआ, जब वे मशीन पे काम करने लगे तो उसे पैसा तो अब कम मिलेगा। पहले तो वो हाथ से बनाते थे तो वो अपनी मजदूरी ज़्यादा लेते थे और जो भी होता था उनका होता था। अब क्या हुआ, अब डायरेक्ट मान लीजिए कोई कपड़ा आपने किसी कपड़े बनाने के लिए आप एक मजदूर के पास गए, वो हाथ से कपड़ा बनाता है, तो आपने जो उसे 100 रुपया दिया, तो ये सारा पैसा किसका होगा, इस मजदूर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप कंपनी में गए, आप कंपनी को 100 रुपया दिए, तो कंपनी तो मशीन बना कर रखी है, अपना पैसा फंसाया मशीन में। अब क्या होगा कि ये पैसा आप कंपनी को देंगे और कंपनी जो है अपना मुनाफा रख करके उसमें से आप समझ लीजिए कि 30% मुनाफा रखेगा और 70 रुपया वो कारीगर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो उसमें से वो मुनाफा भी रखेगा और मशीन में जो लागत लगाई है उसके लिए भी वो कुछ निकालेगा। ठीक है, तब जा करके वो कारीगर को मिलेगा। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि कारीगर को यहाँ पे हर हालत में नुकसान होने वाला है। तो श्रमिक वर्ग अब कारखानों में काम करने लगे, उसे कम वेतन पर प्रायः 12 से 15 घंटा काम करना पड़ता था। अब फिर क्या किया गया, उसके काम को सीमित कर दिया गया, यानी कि अब उसे 15 घंटा 12 घंटा काम करना है। फलतः उनका शोषण बढ़ा। ये जो लाइन है, उनका शोषण बढ़ा, शोषण से मतलब ये हो गया कि अब आपको जो है, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको 12 घंटा 15 घंटा काम करना होगा। आप नहीं करोगे तो आप जाओ, दूसरा तैयार है करने के लिए। तो इसी को शोषण कहते हैं, है ना। तो मजबूरी में आपको काम करना पड़ेगा, आपके पास कोई काम नहीं है तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ था औद्योगिक क्रांति का दुष्परिणाम, ठीक है, जो मजदूर वर्ग पर पड़ा। इसके बाद अगला सवाल हमारा, टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी। तो देखिए, 19वीं सदी में भारत में आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। ठीक है, भारत क्या कर रहा था, ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था, यानी कि वहाँ से स्टील मंगा रहा था। यहाँ लौह अयस्क व कोयले की विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे का विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई थी। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसके 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। ठीक है, समझ में आया आपको। यानी टिस्को जो थी वो एक कंपनी थी जो स्टील का निर्माण करती थी। क्या करती थी, स्टील का निर्माण करती थी, और इसीलिए इसको जो है बढ़ावा देने के लिए देश में इसका निर्माण किया गया, ताकि ये स्टील का निर्माण करे और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसको बेचे। बस यही है इसका आंसर है। आप इसको देख लें, इसको समझ लें, समझ कर याद करें तो याद होगा, नहीं तो फिर आप बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री को जो है कहानी की तरह आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, HEC यानी भारी अभियंत्रण संयंत्र पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य में रांची के हटिया नामक स्थान में भारी अभियंत्रण संयंत्र की स्थापना की गई। वर्तमान में यह झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। यह भारत की सबसे बड़ी समन्वित अभियंत्र कारखाना था। ये बड़े बड़े एवं भारी पूंजीगत मशीनों का निर्माण करती थी, जिसकी आपूर्ति देश
एवं विदेशों तक की जाती थी। देश में उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक विशाल एवं पूंजीगत उपकरण उपलब्ध कराने में इस संयंत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो HEC था, ये क्या निर्माण करता था, ये भारी भारी जो है मशीनों को बनाता था, है ना, कंपनियों के लिए। यानी लोहे के जो मशीनें होती थी वो इनका निर्माण करता था, भारी अभियंत्रण संयंत्र। ठीक है, तो ये मशीनों का निर्माण करता था और कंपनियों को प्रोवाइड कराता था। सिंपल से यही बात है। ठीक है ना, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात की मदद मिली थी। ठीक है, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये सवाल एग्ज़ाम में नहीं आने की संभावना है। वैसे अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये सवाल देख लीजिए आप। ठीक है, सवाल नोट कर लीजिए। सवाल नोट करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके टोटल आंसर को मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दे सकता हूँ। लीजिए, आप यहाँ से इसको वीडियोस रोक कर या तो नोट कर सकते हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा मैं खुद ही बता दूंगा। वुड्स स्टील का निर्माण कैसे होता था। तो वुड्स स्टील मैसूर के प्रगलन भट्टियों में तैयार होता था, जहाँ का टीपू सुल्तान था। ठीक है, इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयला के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हड्डियों में रख कर हांडी जो होता है, तापमान को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्ली तैयार करते थे। इस विधि से तैयार स्टील को वुड्स स्टील की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, यानी इस आंसर को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वुड्स स्टील जो है मैसूर की प्रगलन भट्टियों में तैयार होता था। तो ये जो वुड्स स्टील जो है कहाँ बनता था, मैसूर की प्रगलन भट्टी, यानी जहाँ पर उसको गलाया जाता था ना, गलाने वाली भट्टी में तैयार किया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयला के साथ मिलाकर, कोयला के एक प्रकार होता है काठ कोयला, उसके साथ मिलाकर कि छोटी छोटी हांडियों में रख कर तापमान को नियंत्रित किया जाता था। यानी कि छोटी छोटी हांडी में उसको रख दिया जाता था, उसके बाद उसको टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता था। यानी कितना वे लोग मतलब कि उसका एक टेम्परेचर हुआ करता था, जैसे कि पानी का टेम्परेचर होता है ना कि 100 डिग्री पर वह खौलने लगेगा, तो उसी प्रकार से उसका भी एक टेम्परेचर होता है जिसको नियंत्रित कर देता था। और प्रागलक इस्पात की सिल्ली तैयार करते थे। इस विधि से तैयार स्टील को ही वुड्स स्टील कहा जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।